हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं राकेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं या फिर आपने हमारे चैनल को फॉलो किया हुआ है, हमारी जो थ्योरी क्लासेज हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। थ्योरी क्लासेज में अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसी को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था मूड डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है। चलिए, तो मूड डिसऑर्डर्स के बारे में हमने डिप्रेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या डिजीज कंडीशन है भाई आपकी नेक्स्ट? नेक्स्ट है आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स की। क्या होते हैं ये आपके बाइपोलर डिसऑर्डर्स, कैसे कैसे इनमें आपके पास साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और क्या चीज इनमें कॉमनली हमें देखने को मिलती है। तो जैसा कि हमने मूड डिसऑर्डर्स की जब बात की थी वहां पे भी हमने ये बताया था कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, वो कंप्लीटली जिसमें कि एक एपिसोड आपका मेनिया का होता है और एक एपिसोड आपका वहां पे किसका होता है, डिप्रेशन का होता है। यही बात की थी हमने। चलिए, उसी के बारे में अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं आपके पास, इसमें जो एपिसोड्स आते हैं वो आपके पास डिप्रेशन एंड मेनिया, दोनों के ही आपके पास एपिसोड्स इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और वही डिजीज कंडीशन हमारे पास क्या कहलाती है, बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके बारे में हमने बताया था कि जैसे कि सपोज करो ये आपके पास कोई एक ह्यूमन इंडिविजुअल है जिसका कि मूड चल रहा है, उसका एलिवेशन हमने देखना है। ठीक है। तो एक बार उसका डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा उसके मूड में, फिर हो सकता है वो नॉर्मल भी हो जाए, फिर उसका मूड जो है वो एलिवेट देखने को मिलेगा, मतलब हमें मेनिया पेशेंट में देखने को मिलेगा। ऐसे ही इसमें जो एपिसोड्स हैं वो चलते रहते हैं, एक बार मेनिया, एक बार डिप्रेशन, एक बार मेनिया और एक बार डिप्रेशन। क्लियर है। चलिए भाई, तो ये आपका बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, मतलब एक मिक्स्ड टाइप का मूड डिसऑर्डर है जिसमें आपके डिप्रेशन और मेनिया दोनों के ही हमारे पास जो एपिसोड्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद हमने इनको क्लासिफाई किया कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं वो भी हमारे पास टू टाइप से होते हैं, बाइपोलर फर्स्ट एंड बाइपोलर सेकंड। ठीक है। इसमें भी हमने बताया था कि जो बाइपोलर फर्स्ट और जो सेकंड है वो उनमें क्या क्या होता है। जो बाइपोलर फर्स्ट है उनमें आपके पास कंफर्मेटिव हमारे पास जो मेनिया और डिप्रेशन है उसके सिम्टम्स पाए जाते हैं। किसके सिम्टम्स पाए जाते हैं? मेनिया और डिप्रेशन के सिम्टम्स हमारे पास पाए जाते हैं। जबकि बाइपोलर टाइप 2 की बात करें तो यहाँ पे किसके साइन सिम्टम्स पाए जाते हैं? यहाँ पे हमारे पास होता है हाइपोमेनिया एंड माइल्ड डिप्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन मतलब इनकी जो सीवियरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, इतनी क्लासिफिकेशन इनमें नहीं होता, या फिर हम बात करें कि जो इम्पेयरमेंट होता है फंक्शंस का वो इतना ज्यादा सीवियर नहीं होता है, इसीलिए हमने क्या नाम दिया, हाइपोमेनिया और माइल्ड डिप्रेशन। क्लियर है। अब बात करें हम फर्स्ट जो आपका टाइप है बाइपोलर फर्स्ट, और जिसमें कि हमने किसकी बात की है कि आपके जो एपिसोड्स आएंगे किस किस के एपिसोड आएंगे, मेनिया के और डिप्रेशन के। क्लियर है। चलिए, और क्या क्या डिफरेंस की अगर हम बात करें कि इनमें क्या क्या हमें चीजें देखने को मिलती है, तो जो बाइपोलर फर्स्ट है वो आपका जो उसकी सीवियरिटी की बात करें या फिर अगर उसकी हम बात करें कि कौन सी एज में ज्यादा होता है, तो ये आपके पास मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही इसकी जो सीवियरिटी है या फिर इसका जो प्रिवलेंस है वो दोनों में ही बराबर पाया जाता है। मेल्स भी उतना ही अफेक्टेड होते हैं जितनी की फीमेल्स अफेक्टेड होती है, जबकि आपके पास जो बाइपोलर टाइप 2 है वहां पे आपकी जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होती है मेल्स की तुलना में। एज ग्रुप क्या होता है? एज ग्रुप होता है आपका 20 से 40 साल। ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो एज ग्रुप होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है 40 साल से। क्लियर है। तो हमारे पास ऑनसेट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे ऑनसेट अप्रोक्सीमेट क्या कर सकते हैं, ऑनसेट 30 ईयर्स। ठीक है। तो मीन एज क्या हो जाएगी, अगर आपसे डायरेक्ट एक ही एज पूछे तो आपकी मीन एज क्या हो जाएगी, 30 ईयर्स, और अगर रेंज में आ जाए तो आपके पास 20 से 40 ईयर्स। क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर रेंज आए तो आपके पास 40 ईयर्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्लाइटली हायर देन द बाइपोलर फर्स्ट। मतलब बाइपोलर फर्स्ट की एज ग्रुप क्या है, 30 साल, तो उससे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे एज ग्रुप देखने को मिलता है बाइपोलर टाइप 2 में। उसके बाद हम और इसमें बात करें कि क्या क्या होता है। तो जो इसका जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये किसमें ज्यादा पाया जाता है, अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें, रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ये आपका ज्यादा पाया जाता है जो कि कुंवारे होते हैं भाई, अनमैरिड जो पर्सन होते हैं उनमें।
ठीक है। इसके अलावा जो डिवोर्स्ड होते हैं या फिर जो सेपरेटेड हैं, तो ऐसे पर्सन्स जिनकी सपोर्ट में कोई नहीं है, उन लोगों के हमें चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं कि उन पेशेंट्स में क्या हो जाए, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। ये हमें रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ईटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ईटियोलॉजी में हमें कॉमनली क्या पढ़ना है? ईटियोलॉजी में हमें कॉमनली पढ़ना है किसके बारे में? न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। किसके बारे में भाई? न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो कौन सा इन्वॉल्व होते हैं इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रखते हैं वो आपका होता है नोरएपिनेफ्रिन। कौन सा? नोरएपिनेफ्रिन। उसके अलावा जो सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है सेरोटोनिन को। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है इनका लेवल हमें क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज देखने को मिलता है बाइपोलर कंडीशंस में। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शंस में दोनों ही आ जाएं तो आपको पहली प्रायोरिटी देनी है नोरएपिनेफ्रिन। ठीक है, और अगर ऑप्शन में नोरएपिनेफ्रिन हो, सेरोटोनिन ना हो, तो ऑब्वियस बात है वो, अगर नोरएपिनेफ्रिन ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम किस पे क्लिक करेंगे? सेरोटोनिन में। तो ये आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक चीज और हम देख लेते हैं, जो बाइपोलर फर्स्ट है उसके बारे में यहीं पे बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हम बाइपोलर फर्स्ट। ठीक है, बाइपोलर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो कॉमन चीज तो हमने देख ली कि मेल्स और फीमेल्स की तुलना में किस में ज्यादा होता है और किस में कम होता है। तो दोनों में ही इक्वल होता है, मेल्स में भी बराबर होता है, फीमेल्स में भी ज्यादा होता है। ठीक, सॉरी ज्यादा नहीं, मतलब बराबर होता है। मेल और जो फीमेल का रेशियो है वो दोनों में इक्वल है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं भाई। पहली होती है मेनिया की और दूसरी होती है हमारे पास डिप्रेशन की। अब इन पर्टिकुलर जो एपिसोड्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो जो मेनिया के जो एपिसोड्स होते हैं वो मेल्स में कॉमन होते हैं, कॉमन इन मेल्स। ठीक है, जो एपिसोड्स हम पढ़ रहे हैं मेनिया के और डिप्रेशन के, कि हाँ बाइपोलर फर्स्ट में इन दोनों के ये एपिसोड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली हमें मेनिया के एपिसोड्स देखने को मिलेंगे या फिर जो मेनिया के एपिसोड्स हैं वो मेल्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जो डिप्रेशन है उसके एपिसोड्स आपको फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास कॉमनली कोई पूछता है कि बाइपोलर किस में ज्यादा होता है, तो आपको सिंपल सा मतलब बताना है कि जो बाइपोलर है वो मेल और फीमेल दोनों में बराबर होता है। अब आपके पास क्वेश्चन अलग आ गया कि जो आपका मैनिक एपिसोड्स हैं वो मैनिक एपिसोड्स किस में ज्यादा होते हैं, तो आपका एपिसोड क्या राइट आंसर क्या जाएगा कि सर जो मैनिक एपिसोड्स हैं वो मेल्स में ज्यादा होते हैं। डिप्रेसिव जो एपिसोड्स हैं वो किस में ज्यादा होते हैं? मोर कॉमन इन फीमेल्स। ठीक है, चलिए अब उसके बाद एक चीज और हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जो रैपिड साइक्लिंग है। रैपिड साइक्लिंग का मतलब ये जो एपिसोड्स हैं ये बार बार जो आएंगे वो हमें कॉमनली देखने को मिलती है। रैपिड साइक्लिंग इज कॉमन इन फीमेल्स। जो एपिसोड्स की हमारे पास रैपिड साइक्लिंग होती है कि जो साइकिल्स हैं, जो एपिसोड्स है बार बार आएंगे, वो किसमें कॉमन होते हैं? फीमेल्स में ज्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स में हमने सामने लिखा हुआ है कि जो मेनिया के सिम्टम्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में? क्योंकि उसके जो सिम्टम्स हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं, तो एक ही चीज को दोबारा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आज हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? जो मेनिया के सिम्टम्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या है इसका जो मेनेमोनिक्स है वो क्या है? मी डीआईजी फास्ट, मैं डीआईजी बहुत फास्ट हूं। ठीक है, क्या क्या मतलब? आपका एम, एम से क्या मतलब है? आपका मूड एलिवेशन। मेनिया के पेशेंट में क्या देखने को मिलता है? मूड एलिवेशन हमें देखने को मिलता है। ई की बात अगर हम करें तो एनर्जी लेवल इज हाई, एनर्जी लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर डी की बात करें तो डी से क्या होगा? पेशेंट बिल्कुल एक जगह कंसंट्रेट नहीं बना पाएगा, उसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्ट्रैक्टेबिलिटी।
एक जगह कंसंट्रेट नहीं बना पाएगा, अपना जो ध्यान है उस वो भटकता रहेगा उस पेशेंट का, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। ठीक है। आई की अगर हम बात करें तो पेशेंट में इम्पल्सिविटी हमें देखने को मिलेगी, इम्पल्सिविटी मतलब जो इम्पल्स के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमें कॉमनली वहां पे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल्स अगर हम समझे, जैसे कि हाइपर सेक्सुअलिटी, हाइपर सेक्सुअलिटी पेशेंट के जो सेक्स के जो फंक्शंस है उसकी जो थिंकिंग है वो वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी। पेशेंट हो सकता है रेप अटेम्प्ट कर दे, हो सकता है कि पेशेंट जो ओपनली मास्टरबेट करने लग जाए। तो मतलब जो रिलेटेड टू सेक्स जो सिम्टम्स आएंगे वो वहां पे पेशेंट में ज्यादा देखने को हमें मिल सकते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ओवर स्पेंडिंग, खर्चा तेरा भाई करेगा, बिना बात के खर्चे करने लग जाना, फालतू खर्चा, इसको हम लिख सकते हैं फिजूल खर्ची। क्या लिख सकते हैं, फिजूल खर्ची, जबरदस्ती खर्चा करने लग जाएगा, ओवर स्पेंडिंग करने लग जाएगा। उसके अलावा पेशेंट बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन हो जाएगा भाई, ओवर सोशलाइजेशन, सबके साथ खूब बातें करने लग जाएगा, जो जिसको जानता है उसके साथ भी, जिसको नहीं जानता उसके साथ भी खूब अच्छे से बातें करने लग जाएगा कि हाँ तुम ही हो सब कुछ। उसके अलावा भगवान में बहुत ज्यादा मानने लग जाएगा, ओवर रिलीजियस हो जाएगा, जो भी उसका पर्टिकुलर रिलीजन है उनकी उसके प्रति जो आस्था है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उसकी। तो ये हमारे पास जो इम्पल्सिविटी के जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में बात की है, ये कि हमें मेनिया के पेशेंट में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद हम जी की बात करें तो जी से मतलब आपका यहाँ पे होता है डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी। क्या मतलब होता है आपका, डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी, क्लियर है। एफ का मतलब होता है आपका फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ए का मतलब होता है कि जो आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है, एक्टिविटी इंक्रीजेज, कौन सी एक्टिविटी, हम जिसके बारे में बात करते आ रहे हैं अभी तक, साइकोमोटर एक्टिविटी, उन एक्टिविटीज के क्या हो जाते हैं, ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एस, एस का फॉर स्लिप, यहाँ पे जो स्लिप है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज, उसको सोना ही नहीं है, उसको हमेशा बात करते रहना है, इधर से उधर भागते रहना है, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल हाई हो गया है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ गई है, जो माइंड की एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। इसी की वजह से पेशेंट क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं बना पाता है। ठीक है। एंड टी फॉर टाकेटिव, मतलब बहुत ज्यादा बातूनी हो जाएगा भाई। आप बोलोगे कि भाई अब तो बस कर, बहुत ज्यादा हो गया है, पर फिर भी वो आपकी नहीं सुनेगा, बहुत ज्यादा बात करने लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, जो मेनिया है उसके हमारे पास सिम्टम्स हम देखते हैं। अब उसके बाद जो मेनिया के पेशेंट है उसमें एक चीज और डेवलप होती है, क्या भाई, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। बट ये जो डेवलप होता है ये डेवलप होता है इन लेटर स्टेज, स्टार्टिंग अवस्था में ये डेवलप नहीं होता। जब आपका मेनिया परसिस्ट करता रहता है तब जाके आपके पास पेशेंट में डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन डेवलप होता है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि और क्या हो सकते हैं इसके साइन सिम्टम्स में, तो साइन सिम्टम्स में हमारे पास इसमें हो सकते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, पेशेंट में ऑडिटरी हेलुसिनेशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन जो साइन सिम्टम्स हम पढ़ते हैं मेनिया के बारे में, उनके बारे में बात हो रही है। क्लियर है, समझ में आया कि क्या क्या साइन सिम्टम्स हमारे पास मेनिया के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। सारे साइन सिम्टम्स लिखे हुए हैं, इनसे हमें इजी हो जाएगा जब हम इसका डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायग्नोसिस में हम पढ़ेंगे कि हाँ जो पेशेंट है उनके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, उनमें से हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है। चलिए, और जो ये हमारे पास जितने भी हमारे पास जो साइन सिम्टम्स लिखे हैं इनके बेसिस पे अगर आपसे क्लिनिकल टाइप का कोई एमसीक्यू पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं कि उसका डायग्नोसिस बनाया और फिर हमें जो रिलेटेड ट्रीटमेंट लगेगा या फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी प्रायोरिटी होगी वो हम सेट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारे पास हो गई सिम्टम्स के बारे में बात।
ये लीजिए, आगे आपका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो भी हमने अभी सिम्टम्स पढ़े हैं, ठीक है, इन सिम्टम्स के फर्स्ट 2 सिम्टम्स क्या क्या होना चाहिए पेशेंट में। पहले 2 सिम्टम्स होने चाहिए। कौन से थे पहले 2 सिम्टम? एम, ई और ई। मी, मैं खुद। एम यानी मूड एलिवेशन और ई यानी आपका जो एनर्जी लेवल है वो आपको वहां पे हाई देखने को मिलेगा। प्लस प्लस 3 और मोर सिम्टम्स। इसके अलावा जो हमने बाकी सिम्टम्स पढ़े हैं उसमें से 3 या फिर 3 से ज्यादा सिम्टम्स होंगे, तब ही हम कैटेगराइज करेंगे कि हाँ पेशेंट में बाइपोलर फर्स्ट है। बाइपोलर फर्स्ट है। क्लियर है? कब करेंगे? जब पहले 2 सिम्टम आपका मूड और एनर्जी लेवल, उसके अलावा बाकी के जो सिम्टम्स हमने पढ़े हैं उन सिम्टम्स में 3 या फिर 3 से ज्यादा सिम्टम्स अगर वहां पे प्रेजेंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ पेशेंट में क्या है, बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर प्रेजेंट है। चलिए जी, अब हमारे पास 2 चीज आती हैं, हाइपोमेनिया और मेनिया में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? क्योंकि हमने बात की कि बाइपोलर फर्स्ट में मेनिया होता है, सेकंड में हाइपोमेनिया होता है। तो इनके फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो सीवियरिटी के बेसिस पे होगा, तो यहाँ पे जो हाइपोमेनिया है ये हमारे पास कम सीवियर होता है, लेस, जबकि मेनिया आपका मोर सीवियर होता है भाई। क्लियर है? ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो जो ड्यूरेशन इसमें जो होती है, जो हाइपोमेनिया और मेनिया में, तो हाइपोमेनिया की ड्यूरेशन होती है अप्रोक्स 4 डेज। अप्रोक्स 4 डेज, जबकि जो हाइपोमेनिया है उसकी ड्यूरेशन होती है अप्रोक्स 7 डेज। जो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं उनके बेसिस पे हम इसमें बात कर रहे हैं। हाइपोमेनिया की अप्रोक्स 4 डेज एंड मेनिया की आपके पास अप्रोक्स कितनी होती है, 7 डेज। ठीक है। फंक्शनल इंपेयरमेंट की बात करें तो हाइपोमेनिया में फंक्शनल इंपेयरमेंट नहीं देखने को मिलता, जबकि फंक्शनल इंपेयरमेंट हमें मेनिया में देखने को मिलता है। अगर इंपेयरमेंट ही नहीं हुआ है तो हॉस्पिटलाइजेशन हम यहाँ पे नहीं करवाएंगे, या फिर हम ये कहें कि लेस रिक्वायर्ड, लेस रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको कंफर्म करवाना ही पड़ेगा। और जो स्टे होगा वो भी यहाँ पे आपका ज्यादा होगा, यहाँ पे स्टे कम होगा, लेस स्टे। अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन करवाना भी पड़ा तो रुकने की ज्यादा जो जरूरत है वो कम दिन पड़ेगी, जबकि यहाँ पे पेशेंट को ज्यादा दिन के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। क्लियर है? साइकोटिक फीचर्स की बात करें तो हाइपोमेनिया में साइकोटिक फीचर्स नहीं प्रेजेंट होते, जबकि यहाँ पे आपके पास साइकोटिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। यस, प्रेजेंट। ठीक है। मूड की बात करें तो मूड यहाँ पे आपके पास एलिवेटेड होता है, एंड यहाँ पे एक्सट्रीम एलिवेशन हमें देखने को मिलता है। एक्सट्रीम एलिवेशन। नींद की बात करें तो नींद हमें दोनों में ही क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। पेशेंट नहीं सो पाएगा सही ढंग से। इनसाइट, हाइपोमेनिया में इनसाइट आपकी प्रेजेंट होती है, जबकि मेनिया में आपकी एब्सेंट होती है। यस को हम क्या लिख सकते हैं, इंटैक्ट। स्पीच में पेशेंट बहुत ज्यादा बात करने लग जाएगा, टोकेटिव हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आपके पास मेनिया में स्पीच की अगर हम बात करें तो जो टोन है और जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और पेशेंट को आप बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। इंक्रीज टोन। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं मेनिया और हाइपोमेनिया के बारे में। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारे पास बात मेनिया एंड हाइपोमेनिया के बारे में। क्लियर है? अब हमें पता चल गया कि क्या क्या डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करें कि अब हमें इसका क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स है उनका हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हम, वो मैनेजमेंट में ईसीटी होगी। ईसीटी यानी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी में हम कौन कौन सी मेडिकेशन यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें यूज करते हैं मूड स्टेबलाइजर्स। मूड का एलिवेशन हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे मूड स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं।
फिर हम यूज करते हैं एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। क्यों? क्योंकि जो साइकोटिक फीचर्स आ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए हमें यही दवाइयां देनी पड़ेंगी। उसके बाद हम यूज करते हैं हमारी जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं उनको। ठीक है, क्लोनाजेपाम एंड लोराजेपाम। यहाँ पे हम पहले कैटेगरी लिख रहे हैं तो कैटेगरी ही लिख देते हैं भाई, नहीं आप कहोगे कि सर आपने तो गलती कर दी। कौन सी? बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, पेशेंट सो नहीं पा रहा है इसीलिए उसको सुलाना भी जरूरी है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से मूड स्टेबलाइजर्स और ये हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास मूड स्टेबलाइजर्स में आता है लिथियम। नेक्स्ट हमारे पास होता है इसमें सोडियम वेलपोरेट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिसिन पाई जाती है वो होती है लेमोट्रिजिन। कौन सी होती है भाई? लेमोट्रिजिन। एंटीसाइकोटिक की बात करें तो एंटीसाइकोटिक में आपके पास एचपीजेड सॉरी हेलोपेरिडोल, एचपीडी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी जो एटिपिकल में हमने पढ़ी थी ओलांजेपिन एंड रिस्पेरिडोन। रिस्पेरिडोन। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स में कौन सी अभी बताई? क्लोनाजेपाम एंड लोराजेपाम। लोराजेपाम। तो ये जो मेडिसिन हैं या फिर जो ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके हम पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। अब हमने जो एंटीसाइकोटिक्स है ये सारी मेडिकेशंस पढ़ ली हैं। ठीक है, बस हमें यहाँ पे पता है कि हाँ हम कौन कौन सी मेडिकेशंस यहाँ पे कॉमनली देते हैं। क्लियर है? अगर पेशेंट में मेनिया के साथ साथ साइकोटिक फीचर्स भी डेवलप हो गए हैं, साइकोटिक सिम्टम्स भी आ गए हैं, तो हम जो कॉमनली यूज करते हैं वो पेशेंट में हेलोपेरिडोल यूज करते हैं। उसके बाद हम एटिपिकल मेडिकेशंस को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए हम बेंजोडाइजेपिन्स का यूज करेंगे। अब बात करें कि साइकोथेरेपी, तो जो साइकोथेरेपी है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल रखती है पेशेंट को ठीक करवाने के लिए। और बेसिकली जो हमारे पास हम बात करते हैं न्यूरोसिस जो कंडीशंस होती हैं उनमें तो आपका साइकोथेरेपी बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट रखती है पेशेंट की जो डिजीज कंडीशन है उनको ठीक करवाने के लिए। तो कौन कौन सी साइकोथेरेपीज हम यहाँ पे यूज करते हैं? तो पेशेंट की जो फैमिली है उसको भी हमें बताना पड़ेगा, उसको भी हमें समझाना पड़ेगा कि पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पेशेंट को हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी देनी पड़ेगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ग्रुप थेरेपी हमने क्या करनी है भाई? इस कंडीशन में अवॉइड करनी है। जो ग्रुप थेरेपी है वो हमने क्या करनी है? जो बाइपोलर पेशेंट्स हैं उनमें अवॉइड करनी है, क्योंकि वो एक ग्रुप में रह ही नहीं सकते। अगर आपने उनको एक जगह रख दिया सारे शैतानों को तो वो एक दूसरे को नोच खाएंगे। ठीक है, चलिए, तो वो तो सारे वहां पे क्या है? शेर हैं। ठीक है, अगर आपने सारे शेरों को एक साथ रख दिया तो वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे, इसीलिए हमने ग्रुप थेरेपी वहां पे नहीं देनी है। अगर हम थेरेपी देते हैं तो हम पेशेंट में कौन सी देते हैं? पेशेंट का बिहेवियर चेंज करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम वहां पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। थोड़ी सी इफेक्टिव कम होती है क्योंकि इम्पेयरमेंट हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है मेनिया जो पेशेंट्स हैं उनमें, कि उसका जो जजमेंट है वो काफी खराब हुआ वो मिलेगा। तो जो हमारे पास जो इम्पेयरमेंट है, जो फंक्शनल इंपेयरमेंट है वो थोड़ा सा सीवियर होता है, इसीलिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हमारी थोड़ी सी कम काम करती है। हमें पेशेंट्स की पहले तो फैमिली थेरेपी देनी पड़ेगी कि आपको कैसे उनके साथ डील करना है। क्लियर है? पेशेंट को डाइट प्लान में हमें क्या देना होगा? तो पेशेंट एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, चलता फिरता है, एनर्जी लेवल हाई है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? उसको फिंगर फूड एडवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, फिंगर फूड हमें उसको एडवाइस करने पड़ेंगे ताकि वो चलता फिरता भी उनको खा सके। दूसरी चीज जो आपकी डाइट होगी उसमें आपको हाई अमाउंट रखना है किसका? सीएचओ साहब का, फैट का एंड प्रोटीन का, ताकि जो एनर्जी का लेवल वो वेस्ट कर रहा है उसको प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, तो ये हमें पेशेंट के डाइट प्लान में रखना है कि क्या क्या हमें ज्यादा रखना है पेशेंट में। हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, हाई फैट। फैट से इन द सेंस फैट क्या प्रोवाइड करवाता है? आपकी एनर्जी। ठीक है, तो इन सारी चीजों का हमें क्या करना पड़ेगा? पेशेंट में डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा और ये सारी चीज हमें पेशेंट को ज्यादा एडवाइज करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए भाई, अब ये लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं
मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनके जो क्वेश्चंस हैं, इनका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे अपने अपने आंसर्स। क्लियर है? अगर आपको इनके आंसर्स नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम इनके आंसर्स बताएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, ये लीजिए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो बात आती है मोड स्टेबलाइजर्स। मोड स्टेबलाइजर से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। क्या चीज बतानी है मेरे को ये बतानी है रिसाइकलिंग डिसऑर्डर। हमने पढ़ा था कि जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनमें रिसाइकलिंग ज्यादा होती है, डिप्रेसिव जो एपिसोड्स हमने बात की थी उनके बारे में। तो जो रिसाइकलिंग होती है, या फिर हम बात करें जो रैपिड साइक्लिंग हमने पढ़ी थी, रैपिड साइक्लिंग मतलब साइकिल बार बार आ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो इसमें क्या मतलब होता है इसका? इसका ये मतलब होता है कि पेशेंट में 4 या फिर 4 से ज्यादा आपके पास एपिसोड्स देखने को मिले। जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, बाइपोलर जो पेशेंट है, उसमें 4 या फिर 4 से ज्यादा आपको एपिसोड्स अगर देखने को मिल रहे हैं, उसका मतलब होता है पेशेंट में क्या है, रैपिड साइक्लिंग ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बात करें। ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन होगी, ड्यूरेशन कितनी होगी? विद इन 1 ईयर। ये जो एपिसोड्स हैं वो 1 साल में आपको ज्यादा देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी भर की बात हो रखी है कि कब तक, बोला जब तक है जान, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको जो 4 या 4 से ज्यादा जो एपिसोड्स आएंगे वो आपके कब आने चाहिए? विद इन 1 ईयर वो आपके एपिसोड्स प्रेजेंट होने चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? रैपिड साइक्लिंग। और जो रैपिड साइक्लिंग है, इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो मेडिकेशन जो आपकी इफेक्टिव होती है वो होती है सोडियम, कौन सी? सोडियम वेलप्रेट। ठीक है, तो ये हमारे पास रैपिड साइक्लिंग के बारे में बात की है हमने कि क्या होता है रैपिड साइक्लिंग। मतलब 4 या 4 से ज्यादा आपके पास एपिसोड्स आने चाहिए, 1 साल में आने चाहिए। और कैसे हम उनको ठीक करेंगे? सोडियम वेलप्रेट जो मेडिकेशन है वो आपकी सबसे बेस्ट इफेक्टिव होती है रैपिड साइक्लिंग के। क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को? वेरी गुड, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से ही समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट, आपका जो टॉपिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? मोड स्टेबलाइजर्स। ठीक है, क्या टॉपिक लिखा हुआ है आपका? मोड स्टेबलाइजर्स। क्या क्या है इनमें मोड स्टेबलाइजर्स में? तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है लिथियम। देखिए भाई, लिथियम के बारे में हम डिटेल एक नेक्स्ट क्लास ही रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें आपकी जो बाकी मेडिकेशंस हैं उनके बारे में भी, और इम्पोर्टेंटली हम फोकस किसके पे करेंगे? लिथियम पे करेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। लिथियम, लिथियम की क्या बात हम बात करें, ये आपकी टिपिकल मोड स्टेबलाइजर है। टिपिकल मोड स्टेबलाइजर है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन विद इन 1 to 3 वीक्स। आज शुरू की है तो हो सकता है इफेक्ट आते आते 21 दिन भी लग जाए। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लिखी हुई है? कार्बामेजेपिन। कार्बामेजेपिन के बारे में बात करें तो ये आपकी नॉट यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स, फर्स्ट लाइन ड्रग्स के जैसे ये यूज नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लेमोट्रेजिन के बारे में। तो जो आपकी लेमोट्रेजिन है ये तो यूज की जाती है, और किसमें यूज की जाती है? यूज्ड इन, किसमें यूज होती है भाई? यूज इन बाइपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर डिप्रेशन। ठीक है, कहां पे यूज होती है? बाइपोलर डिप्रेशन में हम कौन सी मेडिकेशन यूज करते हैं? आपकी लेमोट्रेजिन। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन क्यों यूज करते हैं? टू इनिशिएट स्लीप। पेशेंट सो पाए, और जो उसका एनर्जी लेवल बढ़ रहा था, जो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ रही थी, उनको आपको कंट्रोल करने के लिए। एंड कामिंग इफेक्ट, कामिंग इफेक्ट, जो भाई बहुत ज्यादा नाच रहा था,
उसको थोड़ा सा शांत भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ये सारी मेडिकेशंस यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें वेलपोरेट के बारे में। वेलपोरेट के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो वेलपोरेट क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये होती है आपके पास सोडियम वेलपोरेट, ठीक है। कैसे हम इसको यूज करते हैं, ये आपकी अगर अक्यूट मेनिया की बात करें, अक्यूट मेनिया, तो वहां पे आपके पास लिथियम से भी ज्यादा इफेक्टिव क्या होती है, वेलपोरेट, मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव देन लिथियम, लिथियम से भी ज्यादा आपकी अक्यूट मेनिया की कंडीशन में इफेक्टिव होती है सोडियम वेलपोरेट। नेक्स्ट हम बात करें इसके बारे में, इसका जो ऑनसेट होता है वो कैसा होता है, रैपिड ऑनसेट। उसका लिथियम का एपिसोड कितना था, 1 से 3 सप्ताह, ठीक है। इसकी जो टॉलरेंस है वो आपकी ज्यादा होती है, टॉलरेंस, टॉलरेबिलिटी, टॉलरेबिलिटी, ये आपकी क्या होती है, बेटर टॉलरेट करती है पेशेंट्स को, ठीक है। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो वो ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें, इसको हमें क्या नहीं करना है, इसको हमें यूज नहीं करना है, शुड नॉट बी गिवन, बी गिवन इन हेपेटिक डिजीज, हेपेटिक डिजीज, क्योंकि ये जो मेडिकेशंस है ये आपकी क्या करती है, जो लीवर है उसको डैमेज करवा देती है। इसीलिए अगर पहले से ही लीवर डैमेज है तो हमें वहां पे इनको यूज नहीं करना है। ये कौन सी कैटेगरी के ड्रग है भाई, आपकी हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है, हिपेटोटॉक्सिक ड्रग, ठीक है। तो जिन पेशेंट्स को पहले से ही हेपेटिक डिजीज है तो वहां पे हमें सोडियम वेलप्रेट का यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये फीमेल्स में क्या कोज करवा सकती है, तो फीमेल्स में पीसीओडी कोज करवा सकती है। क्या लिख सकते हैं हम इसको, वेलप्रेट कैन कोज पीसीओडी इन फीमेल्स, फीमेल्स में पीसीओडी कोज करवा सकती है आपकी कौन सी कैटेगरी की ड्रग, सोडियम वेलपोरेट। क्लियर है। ये देखिए भाई, ये जितने भी हम पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, ये सारे आपके पास इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ सकते हैं, कुछ भी आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपके पास सपोज करो क्वेश्चन आ जाए कि एक जो पेशेंट है जिसको कि पीसीओडी है, ठीक है, एक फीमेल है जिसको पीसीओडी है और उसको क्या हो गया है, बाइपोलर डिप्रेशन या फिर मेनिया हो गया है, तो वहां पे आप कौन सी मेडिकेशंस को अवॉइड करोगे। तो आपके पास ऑप्शन में आ गया कि सोडियम वेलपोरेट, तो आपको सोडियम वेलपोरेट को अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि वो तो उसकी सीवियरिटी और ज्यादा बढ़ा देगा। जब वो उसको कोज कर सकता है तो जब पहले से ही वहां पे पीसीओडी देखने को मिलेगा तो डिजीज कंडीशन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो की पॉइंट्स है यहाँ पे हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, ठीक है। एंड सोडियम वेलपोरेट के बारे में एक चीज खास बात और, नॉट रिकमेंडेड फॉर, नॉट रिकमेंडेड फॉर फीमेल्स विद मेनिया। क्यों रिकमेंड नहीं करते, इसका लॉजिक अभी मैंने आपको बता दिया है कि फीमेल्स में हम वेलपोरेट को क्यों रिकमेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते, आप सब लोग मुझे बताइए। क्योंकि ये क्या करवाते हैं, फीमेल्स में पीसीओडी कोज करवा देती है, इसीलिए हम सोडियम वेलपोरेट को फीमेल्स में रिकमेंड नहीं करते हैं अगर फीमेल्स में मेनिया की डिजीज कंडीशन हो चुकी है तो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अब हमें यहाँ पे देखना है लिथियम और वेलपोरेट के बारे में। इन दोनों जो मेडिसिन है इनका हम यूज कब कब करते हैं और ये हमारे पास कब हम इनका यूज नहीं करते हैं और कौन सी हमारी बेटर कंडीशन होती है इनमें, ठीक है। ये रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रेस्पॉन्स,
ठीक है। रेस्पॉन्स अगर हम देखें कि लिथियम का कब अच्छा आएगा, वेलप्रेट का कब अच्छा आएगा, उस कंटेस्ट में यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है। तो लिथियम की अगर हम बात करें कि पेशेंट का मूड कैसा होना चाहिए, यूफोरिक होना चाहिए, ठीक है। जबकि वेलप्रेट क्या है, ये आपका डिस्फोरिक मोड में भी काम कर जाती है, डिस्मोर्फिक मोड में, सॉरी डिस्मोर्फिक नहीं, डिस्फोरिक भाई। ठीक है, लिथियम आपका सिर्फ एलिवेटेड मोड में काम करती है, जबकि वेलप्रेट आपका डिस्फोरिक मोड में भी काम कर जाती है। रेस्पॉन्स इनका अच्छा आता है, बेस्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें। यहाँ पे जो लिथियम है ये आपकी रैपिड साइकिलिंग के लिए इतना इफेक्टिव नहीं होता है। अभी हम पढ़ के हटे थे कि रैपिड साइकिलिंग में आपकी बेस्ट इफेक्टिव कौन सी होती है, वेलप्रेट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेस्ट इफेक्टिव इन रैपिड साइकिलिंग, रैपिड साइकिलिंग, साइकिल बहुत ज्यादा तेज चल रहा है तो वहां पे हम कौन सी मेडिकेशन बेस्ट यूज कर सकते हैं, आपका वेलप्रेट। जबकि ये आपकी क्या है, इफेक्टिव इतनी है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ रैपिड साइक्लिंग। अगर रैपिड साइक्लिंग एब्सेंट है तभी हम जाके लिथियम का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें एब्सेंस ऑफ कोमोर्बिडिटी, मतलब और दूसरी डिजीज कंडीशन भी साथ में नहीं होनी चाहिए, तभी हम जाके लिथियम का यूज करेंगे। जबकि अगर और अदर जो डिजीज कंडीशंस प्रेजेंट हैं तो हम वेलप्रेट का यूज कर सकते हैं। कोमोर्बिडिटी, अगर दूसरी डिजीज कंडीशंस भी प्रेजेंट हैं मेनिया के साथ साथ तो भी हम वेलप्रेट का यूज कर सकते हैं। आपका वेलप्रेट वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें और क्या क्या चीजें हमारे पास यहाँ पे हो सकती हैं। मैक्सिमम और मैक्सिमम थ्री आपके जो एपिसोड्स हैं वो 3 एपिसोड मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो आपका डिप्रेशन और जो मेनिया है उनकी कितने एपिसोड्स होने चाहिए, 3 या फिर 3 से कम। अगर उससे ज्यादा हुआ तो आपका लिथियम जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो लिथियम है वो हम कब देंगे, तो इसका सीक्वेंस होता है भाई कि पहले पेशेंट में मेनिया होगा, फिर डिप्रेशन होगा और फिर बीच में एक इंटरवल आएगा। अगर ऐसा सीक्वेंस चल रहा है तो हम लिथियम देंगे। कैसा सीक्वेंस होना चाहिए, एमडीआई सीक्वेंस होना चाहिए। एमडीआई यानी आपका मेनिया फिर डिप्रेशन, यानी कि इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, पेशेंट में मेनिया का एपिसोड आया, फिर उसके बाद पेशेंट में डिप्रेशन का एपिसोड आया, फिर बीच में एक नॉर्मल इंटरवल आया जिसको हम बोलते हैं यूथेमिया, पेशेंट का मूड बिल्कुल ठीक हुआ। ऐसा अगर सीक्वेंस आ रहा है तो हम पेशेंट में क्या यूज करते हैं, लिथियम का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि फैमिली हिस्ट्री अगर बाइपोलर डिसऑर्डर की है, फैमिली हिस्ट्री अगर है तो भी हम लिथियम का यूज कर सकते हैं। साथ के साथ फैमिली हिस्ट्री में एक कंडीशन और अप्लाई होती है कि वो जो पहले जो डिजीज कंडीशंस थी वो आपकी बेटर रेस्पॉन्ड कर रही थी या फिर नहीं कर रही थी। ठीक है, कि बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे अगर उनको ऐसी चीज हुई है और उनमें आपने लिथियम दिया था तो वहां पे इसका इफेक्ट कैसा देखने को मिला था, अगर बेटर था तो हम पेशेंट में लिथियम दे सकते हैं, अदरवाइज हम लिथियम पेशेंट में नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई बात लिथियम और वेलप्रेट को हम कब कब यूज कर सकते हैं और कब कब हमें इनको यूज नहीं करना है। ठीक है, यहां से भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पॉइंट हम वही बता रहे हैं जहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आ गया कि एक पेशेंट है मेनिया का जिसको साथ साथ कोमोर्बिडिटी डेवलप हो गई है, तो कौन सी मेडिकेशन आप यूज करोगे। ऑप्शंस आपको दे दिया लिथियम, हम क्या करते हैं कि यार मेनिया है टिक कर दो लिथियम, तो ऐसा हमें नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को। क्लियर है, तो ये हमारे पास डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करें प्रेगनेंसी और मूड स्टेबलाइजर मेडिकेशंस के बारे में, कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उनको हमें मूड स्टेबलाइजर्स देना है तो कैसे कैसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका एक क्वेश्चन भी पढ़ा था
ठीक है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो जो एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं वो तो इसमें सबसे सेफेस्ट होती हैं भाई। अगर किसी फीमेल में मूड स्टेबलाइजर्स या फिर जो मूड की डिजीज कंडीशंस हो गई हैं, तो जो सबसे सेफेस्ट मेडिकेशन है वो तो आपकी क्या होगी, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस होने वाली है। क्योंकि जो लिथियम और जो वेलपोरेट है, ये क्या इफेक्ट शो करती हैं, ये इफेक्ट शो करती हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। दोनों ही मेडिकेशंस क्या करवाती हैं भाई, टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करवाती है। क्लियर है। तो प्रेगनेंसी में हमें अगर फीमेल को मेनिया या डिप्रेशन या बाइपोलर कुछ भी हुआ है, तो हमें अवॉइड करनी है लिथियम और वेलपोरेट को। ठीक है, एंटीसाइकोटिक आपकी सबसे सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है प्रेगनेंसी और अगर उसमें मूड स्टेबलाइजर्स हुआ है तो। ठीक है, अब कौन कौन से इफेक्ट अगर हम बात करें, इफेक्ट कौन कौन से आते हैं, तो जो सबसे पहले लिथियम है ये आपकी क्या करवाती है, एब्स्टेन एनोमली करवाती है। एब्स्टेन एनोमली करवाती है लिथियम। एब्स्टेन एनोमली मतलब आपका जो डिस्टरबेंस आपको देखने को मिलेगा, जो डिजीज कंडीशंस देखने को मिलेगी, वो कहां पे मिलेगी, ट्राइकस्पिड वाल में। ठीक है, कहां पे होता है, ट्राइकस्पिड वाल। अब ये मत पूछना सर ट्राइकस्पिड वाल क्या होता है। ठीक है, जो आपके हार्ट के चैम्बर्स पाए जाते हैं वहां पे आपके पास वाल पाया जाता है। क्लियर है, कौन से वाले में, राइट साइड में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो आपके पास ट्राइकस्पिड वाल पाया जा रहा है, उसकी एबनॉर्मलिटी आपके पास लिथियम कोज करवा देता है। ठीक है, वेलप्रेट क्या कोज करवाता है, वेलप्रेट आपका कोज करवाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो दोनों ही कंडीशंस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएंगी, इसीलिए हमें लिथियम या जो वेलप्रेट है वो हमें बच्चे में यूज नहीं करना है। ठीक है, इसका चांस कितना होता है, 1 से 4% हमारे पास यहाँ पे चांस होता है। और जो लिथियम है उसकी वजह से हमारे पास जो चांस होता है वो कितना होता है, 1:1000 कि 1000 केसेज में सिर्फ एक केस में ऐसा डेवलप हो सकता है। और वेलप्रेट में हमारे पास 1 से 4% केस देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है। अब एंटीडी को हमें प्रिवेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फीमेल में फोलेट का सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा भाई, सप्लीमेंट। ठीक है, फोलेट का आपको सप्लीमेंट देना पड़ेगा फीमेल्स में। और दूसरी चीज ये क्या करवा सकता है, ये आपका करवा सकता है बच्चे में आईक्यू लेवल को कम करवा सकता है। ये आपका इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट से होता है वेलप्रेट का बच्चे में। एब्स्टेन एनोमली की बात करें, जो टेराटोजन हम लिथियम्स की बात कर रहे हैं, कि अगर आपने लिथियम दिया भी है किसी फीमेल में तो आपको क्या करना है, यूएसजी एंड फीटल इको कार्डियोग्राम आपको करना है, कार्डियोग्राम आपने करना है, ताकि आप पता लगा सको कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो शुड बी डन, कि कोई कार्डियक एबनॉर्मलिटी तो डेवलप नहीं हो रही है। इसीलिए आपको बच्चे का यूएसजी और जो फीटल इकोकार्डियोग्राम है वो चेक करना है, ताकि हम पता लगा सकें। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे और क्या देखने को मिल सकता है, मैटरनल लिथियम टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, मैटरनल लिथियम टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। क्योंकि लिथियम का एक्सक्रीशन कम हो जाता है, डिक्रीज एक्सक्रीशन, डिक्रीज एक्सक्रीशन, उसकी वजह से मदर में लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो हमें पेशेंट में क्या करना पड़ेगा, ऐसे पेशेंट्स में जब हमने लिथियम के क्वेश्चंस करवाए थे वहां पे आपको बताया था कि ऐसे कंडीशंस में हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन रखना है, ताकि जो लिथियम है वो आपका यूरिन के थ्रू बाहर निकल पाए। तो ये हमारे पास हो गए डिजीज कंडीशंस के बारे में। क्या पढ़ा हमने कि प्रेगनेंसी में कैसे कैसे मूड स्टेबलाइजर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं और यूज होने वाली मेडिकेशंस। प्रेगनेंसी में कार्बामेजेपिन क्या करती है और लेमोट्रिजिन के क्या रोल होते हैं। तो अगर कार्बामेजेपिन की बात हम करें तो ये भी आपकी एंटीडी करवाती है, बट ये क्या होते हैं, इसके जो रिस्क होते हैं ये आपके कम होते हैं, रिस्क लोअर देन वेलप्रेट। वेलप्रेट तो आपकी करवाती ही करवाती है, बट जो कार्बामेजेपिन है ये भी आपका एंटीडी करवाता है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो रिस्क होता है वो आपके कम होते हैं। उसके अलावा ये मेडिकेशंस क्लेफ्ट लिफ्ट करवा सकती है। ठीक है, सॉरी
लिफ्ट हो गया यार, ये क्लेफ्ट लिप्स एंड जो पैलेट है वो आपकी कोज करवा सकती है कौन सी मेडिकेशन, कार्बामेजेपिन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पेशेंट में क्या देना है भाई। जो मदर है उसको आपको विटामिन के का इंजेक्शन देना पड़ेगा। विटामिन के इंजेक्शन should be given to mother to to prevent bleeding, या फिर मदर को हेमरेज से बचाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, विटामिन के देना पड़ेगा। और ड्यूरिंग डिलीवरी जब बच्चा हो जाएगा तो हमें इन्फेंट को भी देना पड़ेगा, ताकि उन कंडीशंस में क्या ना हो, ब्लीडिंग या फिर हेमरेज ना हो, ना ही तो बच्चे में और ना ही इन्फेंट में। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे पास कार्बामेजेपिन के बारे में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। ओके, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी कि जो विटामिन के है वो हमने देना है, एंटीडी करवाता है बट रिस्क आपका यहाँ पे कम होता है। ठीक है? और ब्लीडिंग को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विटामिन के इंजेक्शन आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें लेमोट्रेजिन की। लेमोट्रेजिन आपकी सेफर होती है भाई, सेफर ड्रग देन वेलप्रेट एंड कार्बामेजेपिन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है? तो लेमोट्रेजिन आपकी सेफर ड्रग है इन दोनों के मुकाबले। अगर इसमें हमारे पास सिम्टम सीवियर हैं, अगर आपके पास यहाँ पे सिम्टम सीवियर हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, लिथियम प्लस एंटी साइकोटिक, या फिर और हम क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, वेलप्रेट प्लस एंटी साइकोटिक। अगर आपके पास, कब कब हम ये यूज करते हैं, इफ symptoms are if symptoms are severe, अगर आपके पास सिम्टम सीवियर हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, इन जो मेडिकेशन हैं इनको कॉम्बिनेशन में आपको देनी पड़ेंगी। क्या लिखा है भाई, आप एक बार देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है किसी को, इफ सिम्टम्स आर सीवियर तो हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन में मेडिकेशन प्रोवाइड करवानी है। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया डिजीज कंडीशन बाइपोलर के बारे में। क्लियर है? पढ़ लिया हमने सारा, बिल्कुल अच्छी बात है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अक्यूट डिप्रेशन के बारे में, जिसका कि दूसरा नाम है बाइपोलर डिप्रेशन। क्या नाम है इसका, बाइपोलर डिप्रेशन। ठीक है? अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि जो एंटी डिप्रेसेंट है उनको हमें अकेले यूज नहीं करना है, डू नॉट यूज अलोन एंटी डिप्रेसेंट। अकेले आपको एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन यूज नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो वो जो डिजीज कंडीशन है वो क्या कर जाएगी, स्विच कर जाएगी। स्विच का इन द सेंस कि वो जो डिप्रेशन था वो अब डिप्रेशन ना रह के मेनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस लाइन को लिख देते हैं ताकि आप लोगों को भी याद रहे, इफ यूज्ड देयर इज ए रिस्क ऑफ देयर इज ए रिस्क ऑफ स्विच होने के वहां पे रिस्क बढ़ जाते हैं। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कहां पे स्विच हो जाता है भाई, मेनिया में ये डिजीज कंडीशन स्विच हो सकती है। तो ऐसे केस में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, हम देंगे लिथियम एंड लेमोट्रेजिन, लिथियम एंड एमोट्रेजिन, सॉरी लेमोट्रेजिन। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे क्यूटीपाइन एंड ल्यूरेसेमाइड, सॉरी ल्यूरेसिडोन। ठीक है? नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे आपकी एसएसआरआईज, कौन सी, फ्लुक्जेक्टिन एंड आपका कौन सा, ओलेंजापिन। ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो कॉम्बिनेशन है वो यूज करना है एंटी डिप्रेसेंट प्लस मूड स्टेबलाइजर्स का, मूड स्टेबलाइजर्स।
ये आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है अगर अक्यूट डिप्रेशन या फिर बाइपोलर डिप्रेशन हुआ है तो। ठीक है, इतना समझ में आया? वेरी गुड, अच्छी बात है, समझ में आया है तो समझ में आना भी चाहिए, इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके मेंटेनेंस या फिर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। मेंटेनेंस या फिर प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, मेंटेनेंस या फिर प्रोफाइलैक्सिस की बात हम यहाँ पे करें तो जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो हमारा क्या होता है? लिथियम एंड वेलपोरेट। ठीक है, लिथियम एंड वेलपोरेट। और जो मिनिमम ड्यूरेशन होती है, मिनिमम जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी कितनी होती है? 2 इयर्स। कितनी होती है मिनिमम? 2 इयर्स। ठीक है, कब हम यहाँ पे ये यूज करते हैं? 2 और मोर एपिसोड और आफ्टर ए सिंगल एपिसोड ऑफ मेनिया। ठीक है, मेंटेनेंस हम कब देते हैं या फिर प्रोफाइलैक्टिक रूप में कब करते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा एपिसोड्स हो। कब? आपका सिंगल एपिसोड आ जाए मेनिया का। ठीक है, तब जाके हम इसका मेंटेनेंस या फिर प्रोफाइलैक्सिस यूज करते हैं। और इसकी मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होती है भाई? 2 साल। कौन सी मेडिकेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं? लिथियम एंड वेलप्रेट। तो ये था आज की क्लास में हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी लोग जो अपने दोस्त हैं उनको भी आप रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं फटाफट। अगर आपके पास क्या क्वेश्चन है? पहला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ मेनिया एपिसोड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी है और वहां पे आपके पास पूछा क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, तो सबसे सेफ आपका ईसीटी। अगर ट्रीटमेंट के बारे में पूछे तो चॉइस आपका ईसीटी जाएगा। अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो हमने क्या किया था? कौन सी बताई थी? एंटीसाइकोटिक। अब यहाँ पे जो सूटेबल मूड स्टेबलाइजर्स है ये आपकी कौन सी होगी? लेमोट्रिजिन। लेमोट्रिजिन। अगर आप मेडिक जो मूड स्टेबलाइजर्स है वो यूज कर रहे हैं तो। ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट मेनिया, मेनिया ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कब यूज करना है? कि अगर वो प्रेगनेंसी में मेनिया हो गया है तो आपका जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या जाएगा? हेलोपेरिडोल। मेनिया की अगर हम बात करें तो मेनिया में आपको क्या ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलेगी? लिथियम। और अक्यूट मेनिया में क्या देखने को मिलता है? आपका हेलोपेरिडोल। क्लियर है? तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे उनके ऑप्शंस के बारे में हमने बात कर ली है भाई। ठीक है, चलिए तो आज की जो क्लास है वो आपकी यही खत्म होती है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ाएंगे आपके जो मूड स्टेबलाइजर्स हैं या फिर हम जिसको बोलते हैं एंटी मैनिक ड्रग्स, जिसमें कॉमनली हम यूज करेंगे आपके लिथियम के बारे में। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए और प्यार देते रहिए नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। बहुत बहुत धन्यवाद।